सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। शिवसेना ने राम मंदिर निर्माण में बाधाएं दूर की, संजय राउत। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को दावा किया कि उनकी पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए सड़क बिछाई और मंदिर के निर्माण में मुख्य बाधाओं को दूर किया। राजनीति के लिए नहीं, लेकिन विश्वास से बाहर और हिंदुत्व के कारण। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हमेशा अयोध्या का दौरा करते हैं और पार्टी और उत्तर प्रदेश शहर के बीच संबंध अनुक्षण्य है। जब उन्होंने यह पूछा कि ठाकरे अयोध्या का दौरा करेंगे या नहीं, 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू करने के लिए भूमि पूजन समारोह के लिए शहर का दौरा करेंगे, तो उद्धव ठाकरे हमेशा अयोध्या जाएंगे। वे तब जब वे मुख्यमंत्री नहीं थे अयोध्या गए थे। महाराष्ट्र वे मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वहां गए। शिवसेना और अयोध्या के संबंध बरकरार हैं। यह कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। हम राजनीति के लिए अयोध्या नहीं जाते हैं और अतीत में भी राजनीति के लिए नहीं गए थे, राउत ने कहा। सचिन पायलट ने मुझे भाजपा में शामिल होने के लिए पैसे की पेशकश की। राजस्थान कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर आरोप लगाया। राजस्थान कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सोमवार को आरोप लगाया कि बागी पार्टी के नेता सचिन पायलट ने उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए पैसे की पेशकश की थी। सचिन जी के साथ मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे भाजपा में शामिल होने के लिए पैसे की पेशकश की, लेकिन मैंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, भगवा पार्टी में शामिल हो, मलिंगा ने यहाँ संवाददाताओं से कहा। उन्होंने उस राशि का खुलासा नहीं किया जो उन्हें कथित रूप से भगवा पार्टी में शामिल होने की पेशकश की गई थी। अगर यह 30 करोड़ रुपए या 35 करोड़ रुपए के बीच था, तो मलिंगा ने कहा कि उन्हें जाने की दर की पेशकश की गई थी। उन्होंने कहा कि वह विधायक के रूप में इस्तीफा देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल नहीं होंगे। मैं अपने क्षेत्र के लोगों का सामना कैसे करूंगा, मैं उन्हें क्या बताऊंगा, उन्होंने पूछा। मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी के 5 अन्य विधायकों के साथ बादी के पूर्व बहुजन समाज पार्टी बसपा को पिछले साल सितंबर में कांग्रेस में शामिल किया गया था। विधायकों को कांग्रेस के साथ मिलाने के लिए सांसदों ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को हलफनामा सौंपा था। यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बसपा प्रमुख मायावती कहती है कि कोरोना वायरस को जुगाड़ द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को अपनी कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए यह कहते हुए फटकार लगाई कि कोरोना वायरस को जुगाड़ से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उचित व्यवस्था करके यह एक मामला है। चिंता का विषय है कि कैसे कोविड-19 महामारी उत्तर प्रदेश में सामने आ रही है, जिसमें देश के गरीब और पिछड़े लोगों का सबसे बड़ा पूल है। राज्य और केंद्र सरकार को इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना वायरस को जुगाड़ से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक उचित बनाकर व्यवस्था, मायावती ने कहा। बीएसपी प्रमुख की टिप्पणी देश में और साथ ही देश में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या की पृष्ठभूमि में आती है। मायावती ने कोरोना वायरस समय के दौरान प्रवासियों की दुर्दशा पर जोर दिया था और कहा था कि वे गरीबी के कारण फिर से पीड़ित हैं। राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रवासी श्रमिक जो उत्तर प्रदेश लौट आए हैं और कोरोना वायरस महामारी और तालाबंदी के कारण पीड़ित हैं, वे नौकरी की तलाश में हैं। महाराष्ट्र के कपड़ा मंत्री असलम शेख ने कोरोना वायरस का परीक्षण किया, जो आत्म अलगाव में चला गया। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने सोमवार को कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है और खुद को अलग कर रहे हैं। राज्य के कपड़ा मंत्री ने कहा कि वह वर्तमान में स्पर्शोन्मुख है और उनके संपर्क में आने वालों से आग्रह किया कि वे खुद का परीक्षण करवाएं। कोविड-19 के लिए सकारात्मक, वर्तमान में स्पर्शोन्मुख है और खुद को अलग थलग करता है। मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं जो मेरे साथ खुद को जांचने के लिए निकट संपर्क में आए हैं। शेख, जो मुंबई शहर के संरक्षक मंत्री भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया। शेख मलाड के कांग्रेस विधायक, मुंबई में पश्चिम सीट, यह भी कहा कि वह घर से काम करना जारी रखेंगे। उद्धव ठाकरे सरकार में वह चौथे मंत्री है जो उपन्यास कोरोना वायरस से संक्रमित थे। इसके अलावा राज्य के मंत्री जितेंद्र अवध, अशोक चव्हाण और धनंजय मुंडे ने सकारात्मक परीक्षण किया था, बीमारी और बाद में ठीक हो गए। आईएएफ बुधवार से 3 दिवसीय सम्मेलन में लद्दाख में राफेल जेट की तैनाती पर चर्चा करने के लिए। भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडर बुधवार से शुरू होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में
देश की वायु रक्षा प्रणाली की गहन समीक्षा करेंगे, जिसमें लद्दाख क्षेत्र में राफेल लड़ाकू जेट के पहले बैच की संभावित तैनाती शामिल है। चीन के साथ कड़वी सीमा रेखा, सैन्य सूत्रों ने कहा। कमांडरों के सम्मेलन का मुख्य फोकस पूर्वी लद्दाख में समग्र स्थिति और देश के वायु क्षेत्र में वायुसेना के साथ साथ सभी संवेदनशील क्षेत्रों में वायुसेना के मुकाबले को बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श करना होगा। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में चीन के साथ सीमा पर कमांडरों से विशेष रूप से अगले महीने की शुरुआत में लद्दाख क्षेत्र में लगभग 6 राफेल जेट विमानों के पहले बैच की तैनाती पर विचार विमर्श किया जा सकता है, क्योंकि विमान वायुसेना में शामिल होने के लिए निर्धारित है। जुलाई के अंत तक लड़ाकू बेड़े, सूत्रों ने कहा। कमांडर क्षेत्र में विकसित सुरक्षा वास्तुकला और भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के तरीकों की भी समीक्षा करेंगे, एक सूत्र ने कहा। भारत का कोविड-19 टैली 40,425 मामलों के इस उच्चतम एकल दिवसीय स्पाइक के साथ 11 लाख का आंकड़ा पार करता है। भारत के कोविड-19 मामले ने पिछले 24 घंटे में 40,425 नए मामलों के उच्चतम एकल दिवसीय स्पाइक के साथ 11 लाख का आंकड़ा पार किया और 681 लोगों की मौत हुई। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सूचित किया। यह 5वां दिन है कोविड-19 मामलों में 30,000 से अधिक की वृद्धि हुई है और पहली बार है कि एकल दिवसीय स्पाइक ने 40,000 अंकों को पार कर लिया। देश के कुल मामलों में अब 11,18,043 है, जबकि मृत्यु का आंकड़ा 27,497 है। 3,90,459 देश में सक्रिय मामले, जबकि 7,86,000 लोग बरामद हुए हैं और एक व्यक्ति पलायन कर चुका है। भारत के मेडिकल काउंसिल ICCR द्वारा की गई जानकारी के अनुसार रविवार तक रिपोर्ट किए गए 3,10,455 मामलों में सबसे खराब स्थिति वाला राज्य है। 1,40,47,908 नमूनों का परीक्षण कोविड-19 के लिए 19 जुलाई तक किया गया है। इनमें से 2,56,049 नमूनों का परीक्षण किया गया। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के शेयरों में लगभग 6% की गिरावट है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के शेयरों ने सोमवार को भारत के ड्रग रेगुलेटर द्वारा कंपनी से अपने कथित झूठे दावों के बारे में स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद लगभग 6% तक गिरा दिया, जिसमें कोऑपरेटिव के साथ कोविड-19 मरीजों पर एंटीवायरल फैबीफ्लू के इस्तेमाल के बारे में और साथ ही मूल्य निर्धारण भी शामिल था। BSE पर और NSE पर स्टॉक 5.10% घटकर 408 रुपये हो गया। यह 5.75% बढ़कर 405 हो गया। दवा नियामक ने संसद सदस्य से शिकायत मिलने के बाद ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल से स्पष्टीकरण मांगा है। मुंबई स्थित कंपनी भारत को ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI डॉक्टर VG सोमानी को पत्र में कहा गया है कि उनके कार्यालय को एक सांसद का प्रतिनिधित्व मिला है कि फैबीफ्लू फेविपिराविर के साथ इलाज की कुल लागत लगभग 12,500 होगी और यह कि ग्लेनमार्क द्वारा प्रस्तावित लागत निश्चित रूप से भारत के गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के हित में नहीं है। आगे यह प्रतिनिधित्व में उल्लेख किया गया है कि ग्लेनमार्क ने यह भी दावा किया है कि यह दवा उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसे सरुग्ण स्थितियों में प्रभावी है, जबकि वास्तव में प्रोटोकॉल सारांश के अनुसार इस परीक्षण को कोमॉर्बिड स्थिति में फैबीफ्लू का आकलन करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला 24 जुलाई को वेटरन BJP नेता लालकृष्ण आडवाणी, 23 जुलाई को MM जोशी। CBI की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 24 जुलाई को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के बयान को दर्ज करने के लिए निर्धारित किया। CRPC की धारा 313 के तहत उनका बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। उनके आदेश में विशेष न्यायाधीश SK यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी के बयान को दर्ज करने के लिए 23 जुलाई को भी तय किया। अदालत ने शिवसेना के पूर्व सांसद सतीश प्रधान को वीडियो लिंक के माध्यम से सामने लाने के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की। अदालत सभी आरोपियों को उनकी बेगुनाही की पैरवी करने में सक्षम बनाने के लिए CRPC की धारा 313 के तहत कार्यवाही कर रही है। कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर निर्माण से कोविड-19 का उन्मूलन होगा, पवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है, लेकिन कुछ लोग राम मंदिर के निर्माण में अधिक रुचि रखते हैं।
अगर कोरोना वायरस राम मंदिर का निर्माण करके चले जाते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। अनुभवी जोड़ा शरद पवार सोलापुर में थे, जहां उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार मंदिर निर्माण के लिए अधिक इच्छुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का उद्घाटन करने की संभावना है। केंद्र सरकार को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई उपाय करने की आवश्यकता है। व्यापार क्षेत्र को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ लोग मंदिर के निर्माण में अधिक रुचि रखते हैं। अगर राम मंदिर के निर्माण से वायरस का निर्मूलन हो सकता है तो उन्हें इसका निर्माण शुरू करना चाहिए। अमेज़न 2025 तक मेक इन इंडिया उत्पादों को 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करेगा, जेफ बेजोस। अमेज़न के प्रमुख और दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने कहा है कि ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी 2025 तक मेक इन इंडिया उत्पादों का निर्यात करेगी, जो 2025 तक हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने सोमवार को अपनी वार्षिक ई कॉमर्स निर्यात रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया। बेजोस ने एक बयान में कहा, 2025 तक $10 बिलियन मेक इन इंडिया माल का निर्यात करने के लिए अमेज़न वैश्विक पद चिन्ह का उपयोग करें। अपनी जनवरी की भारत यात्रा के दौरान अमेज़न प्रमुख ने भारत के लघु और मध्यम व्यवसाय को डिजिटल बनाने के लिए $1 बिलियन के निवेश की घोषणा की थी, जो देश के कुल निर्यात में 48% का योगदान देता है। 2019 में अमेज़न के संचयी निर्यात बिक्री 100% बढ़कर $2 बिलियन 8,000 करोड़ रुपए हो गई है। ई टेलर के देश प्रमुख भारत और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा, 60,000 विक्रेताओं के बीच कुछ सफलता की कहानियों को साझा करते हुए जो अमेज़न प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने उत्पादों का निर्यात करने में सक्षम रहे हैं। अग्रवाल ने कहा कि ई कॉमर्स फर्म 10 मिलियन एमएसएमई को डिजिटल बनाने की अपनी प्रतिज्ञा के लिए प्रतिबद्ध है। 1 मिलियन वृद्धिशील नौकरियों को सक्षम करने और इसमें $10 बिलियन का ड्राइविंग करने के लिए भारत 2025 तक भारत से निर्यात करता है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।